Hello students, welcome to today's class. We are discussing group 16. Group 16 में हम उसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16. इसके अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड है वो बहुत ही जाना पहचाना है, दैट इज योर डाई ऑक्सीजन. डाई ऑक्सीजन मतलब कि O2. हमें पता है लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते वक्त जो अंदर लेके जाते हैं, वो किसकी फॉर्म में होती है? O2 की फॉर्म में होती है. ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसको लेबोरेटरी में बनाना हो, मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर मुझे क्या करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पोटाशियम क्लोरेट लेंगे, यानी कि KClO3. दिस इज द फर्स्ट मेथड आई एम टॉकिंग अबाउट, KClO3. अब इसको जब आप हीट करते हैं क्लोरेट को, ठीक है, अब हीट करेंगे तो सीधी सी बात है डीकम्पोजिशन होगी. अगर डीकम्पोजिशन होगी तो यहां से क्या बाहर चला जाएगा? KCl प्लस O2. रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे, हियर यू विल हैव 3O2. बट हमें इंटरेस्ट KCl में नहीं है, हमें इंटरेस्ट किस में है? O2 में. ठीक है, और ये जो रिएक्शन जब आप कराते हो और साथ में हीट कराते हो, तो यहाँ से एक कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है. दैट कैटलिस्ट इज ऑफ MnO2. ठीक है, इसका काम क्या होता है? रिएक्शन को कैटलाइज करना. जैसे क्लोरेट को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे ही नाइट्रेट को जब आप ब्रेक करोगे तो भी वहां से ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाएगी. या फिर परमैग्नेट्स जो होंगे, परमैग्नेट्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे. बट पॉइंट है यार, KClO3 को अगर आप हीट करते हैं, इट विल गिव यू KCl प्लस 3O2. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप डिकम्पोज करके जो है ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास आ जाता है 2Ag2O, और मैंने इसको क्या कर रखा है? इसको भी हीट कर रखा है. तो हीट कर रखा है तो ये डीकम्पोजिशन शो करेगा, डीकम्पोजिशन शो करेगा तो Ag प्लस O2. कितने Ag बाहर चले जाएंगे? 4Ag. ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ जाएगी, मान लो आपके पास होता HgO, मरकरी ऑक्साइड HgO. अगर आप इसको हीट करते तो यहाँ से भी Hg बाहर और O2 बाहर. 2HgO will give you 2Hg plus O2. सिमिलर वे अगर मान लो आपके पास होता PbO2, लेड का ऑक्साइड PbO2, तो ये आपको क्या देता? Pb बाहर चला जाता प्लस O2 बाहर चला जाता. इवन ऐसे ही अगर आपके पास होता Pb3O4, Pb3O4. अब एक्चुअल में आप Pb3O4 को समझे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो टाइप है, एक है PbO, दूसरा है PbO2 प्लस एक और चीज है दैट इज योर PbO. मतलब यहाँ पर दो PbO है और एक क्या है? PbO2 है. और हमें पता है लेड जो है कार्बन फैमिली का सबसे नीचे का एलिमेंट है. लेड जो है वो दो ऑक्सीडेशन शो करता है, एक +2 शो करता है, एक +4 शो करता है. क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां पर भी होता है तो +2 ज्यादा स्टेबल होता है. यानी कि जब भी आप Pb3O4 को डिकम्पोज कराएंगे तो यहाँ से PbO तो एज इट इज रह जाएगा बना बनाया, प्लस जो PbO2 है ऊपर की तरह टूट जाएगा एंड इट विल गिव यू O2. अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाएं तो ये आपको क्या देगा? 2Pb3O4, it will give you 6PbO plus there will be removal of O2 गैस. ठीक है, तो ऑक्सीजन को प्रिपेयर कराने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि ऑक्साइड को आप क्या करें? डिकम्पोज करें.
चाहे वो पोटाशियम क्लोरेट हो या फिर किसी मेटल का ऑक्साइड हो, जब आप उसको हीट करेंगे वो डिकम्पोज करेगा तो हर बार कौन सी गैस बाहर जाएगी? O2, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ऐसे ही एक और है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन सप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि अगर मान लो आप यहाँ पर लेते हैं H2O2, देन इट विल गिव यू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 2H2O2 ले लिया तो ये 2 वाटर देगा और 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? O2 बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब तरीके हैं। इवन एक तरीका तो आपने क्लास 10th में भी सीखा था, वो क्या था? H2O 2H2O की आप क्या करा दो? इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, यानी कि इसमें से क्या कराना है? करंट पास आउट कराना है। इट विल गिव यू 2H2 प्लस O2। यहाँ से भी ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर जनरेट हो जाएगी। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो हाइड्रोजन भी निकलती है और ऑक्सीजन भी निकलती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर जो है निकलती है। जैसे कि हाइड्रोजन कहाँ निकलेगी? एट कैथोड, जबकि ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी? एट एनोड। ठीक है, तो वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर निकलेगी। और डाई ऑक्सीजन को बनाने का एक और तरीका है फ्रॉम एयर, कि एयर से आप कर सकते हो। लेकिन एयर के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और दूसरी गैसेस भी होती है, वाटर वेपर्स भी होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में से। आपने मान लो एक बहुत सारी एयर को कहीं पर पकड़ लिया, किसी कंटेनर में पकड़ लिया, तो आप उसमें से क्या कर दो? CO2 निकाल दो, उसमें से आप वाटर वेपर्स निकाल दो, तो होगा क्या? पीछे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बच जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एयर के अंदर 76 to 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा जो दूसरी मेजर गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। तो जब आप इन दोनों को कंप्रेस करोगे, लिक्विफाई करोगे, तो आपको 2 गैसेस मिल जाएगी, एक नाइट्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एयर से ऑक्सीजन को जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि आप उस एयर में से CO2, वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस को पहले ही बाहर निकालो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगी। लेकिन अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने का तरीका क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी आपने पढ़ी है। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, लेट इट बी। ठीक है, हमारे पास जो मेजर प्रोसेसेस है वो ये है। इसमें से ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। वो इक्वेशन लिख देगा और आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ O2 कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर मैं बात करूं इसके कलर की, तो दिस इज योर कलरलेस, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कलर होती तो हमें हवा का कुछ ना कुछ कलर दिखाई देता। हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है। क्या हवा की कोई स्मेल होती है? ऑक्सीजन की स्मेल होगी? नहीं। दिस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होगा? ये सॉल्युबल होगा। इसी वजह से तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे फिश है या दूसरी वो जानवर या एनिमल्स जो है जो पानी में रह सकते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? वो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? गिल्स के थ्रू यूज करते हैं। तो वो भी एक प्रूफ है कि ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इसका अगर मैं बात करूं कि जो है बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन 90 केल्विन
पास जो है ये लिक्विफाई कर जाती है, फ्रीज कर देती है 55 केल्विन पर, यानी कि 0 डिग्री से बहुत नीचे भी अगर मैं चला जाऊंगा तो भी ये जो है गैसियस स्टेट में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं या उसको भी छोड़ते हैं। देन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। आपने क्लास 11th में जब वो पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, तो वहां पर आपने एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाए थे और वहां पर कहा था कि जब भी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, और किसी के पास अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये भी हमें पता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ये कुछ बातें हुई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो गैस में रहने की कोशिश करेगा, उसका कलर क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑक्सीजन की खासियत ये है कि ऑक्सीजन चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, उन सब के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। यानी कि O2 reacts with both metals and नॉन मेटल्स। के मेटल्स के साथ भी वो रिएक्ट करता है और वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन क्या सभी मेटल के साथ नहीं। गोल्ड और सिल्वर, आपको पता है गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। इवन जो है जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई हैव 2Ca प्लस O2, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड 2CaO की फॉर्मेशन कर लेगा। अगर आपके पास है एल्यूमिनियम प्लस O2, तो ये क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अगर आपके पास है फास्फोरस P4 प्लस O2, ये आपको क्या देगा, P2O5, लेकिन ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन आई कैन राइट इट एज P4O10। ठीक है, कहीं से अगर आपको वाटर निकालना हो तो P2O5 आप डाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, CO2। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ये सबसे आसान कंपाउंड है। ठीक है, जिसकी ज्यादातर रिएक्शंस आपको आती हैं। ऐसे ही ZnS प्लस O2। अगर मैं बात करूं मेटलर्जी की, मेटलर्जी हालांकि जो क्लास 12th का आइसोलेशन वाला चैप्टर है वो तो अब सिलेबस से हट गया, लेकिन क्लास 10th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा था आइसोलेशन के बारे में कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत हाई है, दूसरी वो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तीसरी वो जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज के बेसिस पे अलग अलग टेक्निक, तो वहीं पर जिंक भी आपने यूज किया था, ZnS। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सल्फर की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, एंड सल्फर गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ SO2। यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन जहां से मैं कह सकता हूँ कि जिंक भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है और सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही आपके पास है मीथेन गैस, CH4, O2, यू नो इट वेरी वेल, कंबशन रिएक्शन है, क्या देगी, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बट यू मस्ट बैलेंस द रिएक्शंस, अदरवाइज यू मे लूज योर मार्क्स। ठीक है, इवन अगर मान लो आपके पास है 2SO2 प्लस O2 डाल दिया, तो जैसे मोनो ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइऑक्साइड में। जैसे कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को एक और ऑक्सीजन दे दो तो क्या देगा, डाइऑक्साइड। सल्फर मैक्सिमम 4, आप ऑलरेडी H2SO4 को जानते हो, H2SO4 में सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यानी कि सल्फर 4 ऑक्सीजन तक जोड़ने की कोशिश करता है, तो 2 ऑक्सीजन उसके पास जुड़े हुए हैं, आपने एक और ऑक्सीजन उसमें डाल दिया तो 2 से बढ़ के वो कितना करा लेगा, 3 ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर लेगा। फिर से देखते हैं, हमारे पास है HCl प्लस O2, HCl प्लस O2,
तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, ऑक्सीजन दिखाई देगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ कंबाइन टू गिव यू वाटर, प्लस क्या गैस बाहर चली जाएगी, Cl2। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शन है SO2 प्लस O2, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड। ये हमें क्या बना के देता है, सॉरी, किसकी किसकी प्रेजेंस में ये हो रही है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की, जबकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CuCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जब मैं एरो पर कुछ लिख देता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो चीज यूज हो रही है एज कैटलिस्ट, उसका काम है रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना। ठीक है, कंडीशंस में ये नहीं होगी, लेकिन आपको अगर कन्वर्ट कराना है देन यू विल रिक्वायर अ कैटलिस्ट। और आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो कि कैटलिस्ट का काम होता है क्या कम करना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रिएक्शन फास्टली आगे प्रोसीड कर जाती है। इफ आई टॉक अबाउट द यूजेस, तो यूजेस तो बहुत सारे हैं भाई। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, इफ आई टॉक अबाउट द यूजेस, तो यूजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन में आपको कंबशन में जरूरत होती है, जब जब आप वेल्डिंग कराते हो, थर्माइट प्रोसेस कराते हो, तो भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का की जरूरत होती है कहाँ पर, हॉस्पिटल्स के अंदर। हाई एल्टीट्यूड्स पर जब जब कोई ऊपर से जंप करता है तो भी उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर हमने किसकी बात करी, डाइऑक्सीजन की। अब हम बात करेंगे किसकी, सिंपल ऑक्साइड्स की। या मैं यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ ऑक्साइड्स, आई विल नॉट यूज द वर्ड ऑक्साइड, सॉरी सिंपल ऑक्साइड मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा। आपकी बुक इसको सिंपल ऑक्साइड कहेगी, बट मैं इसको जो है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज आ जाती है, वेराइटीज आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑक्साइड क्या होते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट in form of in oxidation state of -2। ठीक है, यहां पर आप कह चुके हो कि वो रिएक्ट करती है, O2 रिएक्ट विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, के मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो मेटल प्लस ऑक्सीजन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन है, तो ये आपको क्या बना के देगा, मेटल ऑक्साइड बना के देगा। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, दीज आर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, दीज आर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर, जैसे कि कैल्शियम प्लस O2, Ca प्लस O2। अभी अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था कि Ca प्लस O2 गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो Ca प्लस O2 क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा। लेकिन ये बेस है, मुझे कैसे पता चला, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, हाउ हाउ कैन आई से दिस। तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया वाटर में। जब मैंने वाटर में डाला तो ये हमें क्या बना के देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड हमें पता है क्या होता है, बेसिक होता है। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर में जाके क्या बना दे, हाइड्रोक्साइड बना दे, तो वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि अगर मान लो मेरे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं, Mn2O7, Mn2O7, या फिर मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है क्या, मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है CrO3, या मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है V2O5। बड़े ध्यान से समझना, इट्स अ जनरल पॉइंट दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड।
फाउंड टू बी बेसिक इन द नेचर। बट ये Mn क्या है, मैंगनीज, वो क्या है, मेटल है। क्रोमियम क्या है, मेटल है। वेनेडियम क्या है, मेटल है। ये भी मेटल के ऑक्साइड है। दे शुड आल्सो बिहेव एज बेस। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +7। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज योर +5। अब ये जो है ना +7, Mn की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ज्यादा Mn के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वैलेंस शेल में रिएक्ट कराने के लिए। वेनेडियम के पास वैलेंस शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप समझो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। इसके हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 4s2 3d3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। 5 के 5 वो इसमें यूज कर चुका है। तो क्या ये एज बेस बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लेविस बेस कहता है विच हैज एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस है, लेकिन जो लेने और देने की बात है वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है। अब उसके पास और इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में बचे ही नहीं, यानी कि वो एज बेस बिहेव नहीं कर सकता। तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, टू बिहेव एज एसिड। यानी कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड having highest oxidation state behave as acid। कि उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि वो कैसे बिहेव करे, एज एसिड बिहेव करे। ठीक है, चलिए हम अगर आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है नॉन मेटल। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ऐसे ही नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन भी क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड। तो आई वुड से नॉन मेटल प्लस O2 ये क्या देगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड देगा। और दिस नॉन मेटल ऑक्साइड इज फाउंड टू बी एसिडिक इन द नेचर। दिस इज फाउंड टू बी एसिडिक इन द नेचर। जैसे कि सल्फर नॉन मेटल है प्लस O2, इट गिव्स यू SO2। SO2 को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो ये क्या देगा, H2SO3। and you know this is the close member to H2SO4। एक ऑक्सीजन की और जरूरत है, then it will convert into H2SO4। यानी कि ये भी सल्फ्यूरिक एसिड फैमिली का ही एक मेंबर है, और ये भी कैसे बिहेव करेगा, एज एसिड बिहेव करेगा। फिर से समझते हैं, C+O2 इट गिव्स मी CO2। CO2 को अगर वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। और इसका नाम आपको याद है, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड वो हमेशा कैसा होगा, वो जो है आपको बना के देगा एसिडिक। वो कैसा होगा, नेचर में एसिडिक ऑक्साइड होगा। अब जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स को जनरल, हालांकि एसिडिक और वो बेसिक हो सकते हैं, लेकिन ऑक्साइड्स को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ऑक्साइड्स को कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ होते हैं सिंपल ऑक्साइड और कुछ होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या है, कुछ सिंपल ऑक्साइड है और कुछ कैसे हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड है। सिंपल ऑक्साइड जैसे कि MgO, जैसे कि PbO। लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड के अंदर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि Fe3O4। Fe3O4 एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है FeO एंड Fe2O3। आप दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या देगा, Fe3O4 देगा। यानी कि Fe3O4 में दो अलग अलग ऑक्साइड हैं। दो अलग अलग ऑक्साइड होने की वजह से ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। चलिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल किया था, क्या, Pb3O4। Pb3O4 ये भी किसका एग्जांपल है, PbO, दो PbO प्लस PbO2। ठीक है, तो ये भी दो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड का कॉम्बो है।
इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऑक्साइड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल ऑक्साइड जिसमें एक ही तरीके के ऑक्साइड है, कोई और दूसरा ऑक्साइड नहीं है, दूसरा है मिक्स्ड ऑक्साइड जो कॉम्बो है। ठीक है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक, अगर वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं हम उसको, मेटलॉइड। मेटलॉइड जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस O2 इट गिव्स यू Al2O3। ठीक है, सॉरी, एल्यूमिनियम इज योर मेटल, नॉट मेटलॉइड, एल्यूमिनियम इज योर मेटल। लेकिन वो मेटलॉइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और मेटलॉइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। कैसा है ये, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक होने का मतलब है कि टाइम आने पर ये एज एसिड भी बिहेव करेगा और टाइम आने पर ये एज बेस भी बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, Al2O3 लिया और इसके अंदर डाल दिया NaOH, रिएक्शन कराई। Al2O3 लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, HCl, फिर रिएक्शन कराई। देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या डाल रहे हैं, NaOH। NaOH क्या है, बेस है। बेस है तो वो Al2O3 कैसे बिहेव करेगा, एज एसिड बिहेव करेगा। इट बिहेव एज एसिड। ठीक है, जबकि Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल बिहेव एज बेस। कैसे, देखें, HCl के साथ साथ यहाँ पर वाटर भी डालता है, यहाँ भी वाटर डालेगा और यहाँ पर भी वो क्या करेगा, वाटर डालेगा। अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या बना के देगा, वो हमें बना के देगा AlH2O 6 टाइम्स, सारे के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब HCl के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, AlOH6 और Na3। बट दोनों ही कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि NaOH बेस था तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड की तरह बिहेव किया। HCl एसिड था तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बिहेव करता है, एज बेस बिहेव करता है। यानी कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा नेचर में, एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ही जो है प्रॉपर्टीज होती है टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज योर ओजोन। थर्ड कंपाउंड है हमारे पास। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, O3। कौन सी क्लास में पढ़ा था, क्लास 10th में। ओजोन जो है O3 इसका फॉर्मूला होता है और ये एटमॉस्फेयर में एक हाइट पे होता है, एक लेयर की फॉर्म में, तकरीबन 20 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फ्रॉम द सी लेवल अगर आप जाओगे तो 20 किलोमीटर की हाइट पर जाते ही क्या आ जाएगी, ओजोन लेयर आ जाएगी। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर का काम होता है हमें सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसको हमारे पास तक आने से रोकती है ये लेयर। ठीक है, अब इसको बनाने का जो तरीका होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि जो एटमॉस्फेयर में O2 होगी ये ब्रेक करती है, किसकी फॉर्म में, नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में। और नेसेंट ऑक्सीजन जो है दूसरे O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, O3 बना देता है। लेकिन जो पहला स्टेप है वो ध्यान से देखो कि O2 दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, क्या वो आसानी से टूट जाएंगे, आंसर इज नो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बहुत हाई करंट, बहुत हाई करंट की जरूरत पड़ती है, तब जाके O2 टूट जाता है। आपने शायद देखा होगा बारिश आने से पहले या जब एटमॉस्फेयर में बादल आ जाते हैं तो बिजली कड़कती है। एक्चुअल में जब बिजली कड़कती है ना वो उस टाइम पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि दैट एनर्जी इज
फॉर दिस ब्रेकडाउन फॉर द स्टेप 1। ठीक है, यानी कि जब वो बिजली चमकती है तो एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी वजह से होती है? ओजोन फॉर्मेशन की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि जो पहला स्टेप है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि पहला स्टेप कैसा हो गया? दैट इज योर एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, अब जो ओजोन है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर जिस दिन ओजोन लेयर नहीं रही ना एटमॉस्फेयर में, उस दिन क्या होगा? उस दिन जो है ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे तक पहुंच जाएगी और हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता है कि अगर ओजोन एक 100 ppm से ज्यादा हो जाए, ओजोन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में अगर 100 ppm से ज्यादा हो जाए, तो ये जो ऑक्सीजन है वो तो ओजोन बनाने के लिए यूज होती रहेगी। यानी कि अगर 100 ppm से ज्यादा ओजोन का अमाउंट हो गया एटमॉस्फेयर में, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। एक लिमिटेड अमाउंट है, 10 ppm तक है, चलेगा। 100 ppm हो गया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि जो हमें बचा रही है वो हमें मार भी सकती है। कब? जब वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम चलें, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो ओजोन जो है वो ओजोन का कलर होता है। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, तो इसका कलर क्या होता है? इट्स कलर इज पेल ब्लू गैस। इट इज ब्लू कलर की ये गैस होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो है लिक्विड में ले आओ तो डार्क ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में ले आओ तो सॉलिड फॉर्म में इसका कलर फर्दर चेंज होकर वॉयलेट ब्लैक हो जाएगा। इसमें सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इसका कलर है, जैसे ऑक्सीजन कैसी थी? कलरलेस थी, लेकिन ये कलरलेस नहीं है। जैसे ये ऑर्डरलेस थी, मैंने अभी बताया कि जब बिजली चमकती है तो एक स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी वजह से होती है? ओजोन फॉर्मेशन की वजह से होती है। यानी कि इट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, कम अमाउंट में ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर ये 100 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गई तो आपको हेडेक या नोजिया जैसी जो है प्रॉब्लम्स आ जाएगी, मेडिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ओजोन O2 जब अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है, O2 अपने आप में ज्यादा स्टेबल है, उसके अपोजिट O3 जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, O3 क्या है? अनस्टेबल है। ध्यान से समझो कि O3 क्या होती है? O3 एक गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगी O2 भी गैस बनेगी और नेसेंट ऑक्सीजन भी क्या होगी? गैसियस फॉर्म में होगी। और किसी भी प्रोसेस को आप जो है जब थर्मोडायनेमिक्स में लेके जाते हैं तो कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये जो पहली स्टेप थी वो क्या थी? एंडोथर्मिक, यानी कि जब ओजोन बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ध्यान से समझो, जब ओजोन बना तो उसने एनर्जी खाई, लेकिन जब ओजोन टूटेगा तो वो एनर्जी निकलेगी बाहर। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? एक्सोथर्मिक है। और इवन साथ में यहाँ पर गैस का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और वो क्या है? O3। लेकिन यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो O2 हो गया और एक क्या हो गया? नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। यानी कि डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है पॉजिटिव। अब गिब्स फ्री एनर्जी कहती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच भी क्या है? नेगेटिव है। माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ से आंसर जो आता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। यानी कि ये दोनों ही फैक्टर डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं। ये ओजोन को टूटने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है और ओजोन फटाफट वापस टूट जाता है। किसमें? O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। इसका मतलब हुआ क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ठीक है, इट कैन सप्लाई यू नेसेंट ऑक्सीजन। और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड जो नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ आज हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे
और कल हम जो है सल्फर के डाइऑक्साइड, हालांकि इसमें कुछ रिएक्शंस है, इसमें फर्दर कुछ रिएक्शंस है, लेकिन वो बड़ी इजी सी हैं, वो हम कल करेंगे क्योंकि अभी बोर्ड पर जगह भी नहीं है एंड इट्स मीटिंग इज अबाउट टू ओवर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with some more important compounds of group number 16. Till then, goodbye.